मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि 2023 का माइनिंग एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। डीजीएमएस साइट में वो अभी उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम 4 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक पूरा इंडिया में सभी स्टेट में होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे पहले पेज में हम लोग सिर्फ माइनिंग लेजिस्लेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी इस साल विनिंग वर्किंग भी मेरा चैनल में जुड़ चुका है, क्योंकि मेरा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आया था कि विनिंग वर्किंग के ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए। तो इस बार मैं ज़्यादातर विनिंग वर्किंग को ही एम्फासिस दे रहा हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस साल का, तो इससे ये सिलसिला जारी रहेगा पूरा एग्ज़ाम ख़त्म होने तक। और इसी के दौरान हम सेकेंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, माइनिंग मेट हो, माइनिंग फोरमैन हो, ब्लास्टर हो, सभी टाइप का जितना भी एग्जामिनेशन है सबको कवर करेंगे और स्पेशली विनिंग वर्किंग के ऊपर ज़्यादातर एम्फासिस देंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग विनिंग वर्किंग रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर दोस्तों हमने देखे हैं कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस में से कि विनिंग वर्किंग को बहुत लोग डरते हैं और जो लेजिस्लेशन पार्ट है एमएलजीएस माइनिंग लेजिस्लेशन, उसको उतना लाइटली लेते हैं। उसका वजह यह है कि विनिंग वर्किंग का जो क्वेश्चनरी है, जो क्वेश्चन सेट बनाया जाता है, उसमें काफ़ी चालाकी रहता है। लेकिन लेजिस्लेशन वो क्या है, डायरेक्ट रहता है। यानी कि आप एक्ट, रूल, रेगुलेशन, बायलॉ, सर्कुलर या नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ये सब पढ़ लिए तो वो जो स्टैट्यूटरी लैंग्वेज रहता है उसको समझने से आपको आसानी से सब क्वेश्चन समझ में आ जाता है। लेकिन विनिंग वर्किंग रिलेटेड उतना ज़्यादा किताबें भी अवेलेबल नहीं रहता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज़्यादा कैंडिडेट का रहता नहीं है। इसीलिए उसके साथ साथ ही मेंटली विनिंग वर्किंग के ऊपर सबका डर रहता है। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा चीज़ नहीं है। अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो विनिंग वर्किंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान चीज़ें हैं। बस हमको थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर गौर करना चाहिए। तो विनिंग वर्किंग का जितना भी पार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो विनिंग वर्किंग में मैं एक दिखा देता हूं आपको 2-3 सैम्पल क्वेश्चन, फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है, ज़्यादातर विनिंग वर्किंग में जो क्वेश्चनरीज रहता है उसमें जियोलॉजी पार्ट रहता है, कुछ कैलकुलेशन रहता है और हमारा माइनिंग ऑपरेशन रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है विनिंग वर्किंग, और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, द स्ट्रीक ऑफ हेमाटाइट इज डैश। हेमाटाइट का स्ट्रीक क्या होता है? स्ट्रीक यानी कि मान लीजिए हेमाटाइट को लेके हम किसी पत्थर के ऊपर उसको रगड़ेंगे या उसको एक जो होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको घिसेंगे तो उसका कलर क्या निकलेगा? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, चेरी रेड, येलो ग्रे, ग्रे, रेडिश, नॉन ऑफ दीज। तो ये एक जियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है कि हेमाटाइट जो पत्थर है उसको अगर हम घिसेंगे तो उसमें जो निकलेगा वो किस कलर का निकलेगा, उसको बोलते हैं उसका ट्रिक। चेरी रेड, येलो ग्रे, ग्रे, रेडिश, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? इसका एक्चुअल सही आंसर है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। लेकिन इस जो ऑप्शन दिया गया है ABCDE, इसमें से अगर आप नॉन ऑफ दीज डालेंगे तो इसका आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो हमेशा रेडिश ब्राउन नहीं रहता है, उसका जो पैटर्न रहता है रेडिश से लेके ब्राउन तक रहता है। यानी कि रेडिश से शुरू होता है, कुछ कुछ
हेमाटाइट पत्थर का जो स्ट्रीक होता है रेडिश भी रहता है और बाद में वो ब्राउन तक पहुंच सकता है। तो रेडिश इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में रहता है रेडिश ब्राउन तो उसका आंसर होता है रेडिश ब्राउन। तो इस चीज़ को हमको गौर करना है। हम सिर्फ इसको अगर रट्टा मार के देखेंगे कि रेडिश ब्राउन है, ये इसमें ऑप्शन में तो नहीं है, नॉन ऑफ दिस डाल देंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसी टाइप का सिली मिस्टेक के वजह से ज़्यादातर लोग विनिंग वर्किंग में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए उसका कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको जो जितना भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स है उनका जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे उसका स्ट्रीक क्या है, उसका पोरोसिटी, बाकी जितना जो मैकेनिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको भी हमको धीरे धीरे हम डिफरेंट क्वेश्चन सेट के माध्यम से सब कुछ कवर करेंगे। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, हेमाटाइट का जो स्ट्रीक होता है वो एक्चुअली होता है रेडिश ब्राउन, यानी कि रेडिश से शुरू होता है जो कि हल्का रेड कलर से शुरू होता है, ब्राउन तक उसका जाता है। मतलब कुछ कुछ हेमाटाइट का स्ट्रिक ब्राउन भी होता है। तो रेडिश ब्राउन, एग्जैक्ट ब्राउन नहीं, रेडिश टाइप का ब्राउन होता है। तो इस पर्टिकुलर में क्योंकि रेडिश है तो इसका सही आंसर रेडिश होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में रेडिश ब्राउन होता तो उसका आंसर रेडिश ब्राउन भी होता। ओके, तो इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर है रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द voids or pore space in a rock or soil to its total volume is termed as dash. The ratio of the volume of the voids or pore space in a rock or soil to its total volume is termed as dash. Permeability, hollowness, porosity, void index, none of these. क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझिए। क्या बोल रहा है कि एक सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है, उसमें तो वॉइड होगा ही, यानी कि उसमें जो खालिस्तान होता है ना उसको वॉइड बोलते हैं या पोर स्पेस बोलते हैं। तो उसका जो जितना भी खाली स्पेस है उस सॉइल के अंदर या रॉक के अंदर, उसका खाली स्पेस का जितना भी वॉल्यूम हुआ उस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय और उसका जो टोटल वॉल्यूम, यानी कि पूरा जो मिट्टी जितना भी हम लिए हैं उसका टोटल वॉल्यूम से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे। समझ में आया एक क्वेश्चन? यानी कि मान लीजिए हम एक बकेट में एक सॉइल लिए, बकेट में जितना भी सॉइल आया उस सॉइल के अंदर जितना वॉइड है, वॉइड मतलब खालिस्तान, यानी कि जितना भी पोर स्पेस है, स्पेस, उसका जो स्पेस का, वो पोरस स्पेस का जितना वॉल्यूम हुआ और टोटल वॉल्यूम का, जो मिट्टी का टोटल जितना वॉल्यूम हुआ, वो दोनों के बीच में जो रेशियो है उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे। जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शंस क्या क्या है? परमियाबिलिटी, हॉलोनेस, पोरोसिटी, वॉइड इंडेक्स, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं ये जो ऑप्शन दिया गया है ये सब चीज़ है क्या। पहला ऑप्शन है परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी मतलब क्या है? तो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, यानी कि जो मिट्टी के अंदर हम मिट्टी में अगर पानी डालेंगे तो कितना पानी को वो पास कर सकता है, वो मिट्टी का ढेर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितना खाली स्पेस है, कितना वॉइड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उस कैपेसिटी को बोलते हैं परमियाबिलिटी। यानी कि एक मिट्टी, मान लीजिए हम एक बकेट मिट्टी लाए या फिर मान लीजिए एक मॉग में, एक जग में हम मिट्टी लाए, ठीक है, मिट्टी को निकाल दिया जग से, एक वॉल्यूम निकल गया उस सॉइल का, कितना, एक मॉग का जितना भी वॉल्यूम होगा, वो मिट्टी अगर उसमें फूल लाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी उतना होगा। तो वो मिट्टी में अगर हम लोग पानी डालेंगे तो उसके थ्रू, वो मिट्टी के थ्रू जितना पानी पास करने का कैपेसिटी रहेगा उसको बोलते हैं उसका परमियाबिलिटी, उस वॉल्यूम ऑफ सॉइल का। यानी कि द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी मतलब समझ गए कि मिट्टी के अंदर पानी पास करने का जो उसका कैपेसिटी रहता है उसको बोलते हैं परमियाबिलिटी।
तो हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये उसके साथ कुछ लिंक ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मिट्टी का मान लीजिए जितना भी हम क्वांटिटी की जितना वॉल्यूम भी मिट्टी लेंगे, उस मिट्टी के अंदर जितना वॉइड रहेगा यानी कि खाली स्थान रहेगा, उस खाली स्थान का वॉल्यूम और टोटल मिट्टी का वॉल्यूम का जो रेशियो है उस रेशियो को क्या बोलते हैं। तो परमिएबिलिटी के साथ उसका कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि परमिएबिलिटी हम क्या पढ़े अभी, परमिएबिलिटी यानी कि द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, यानी कि उस सॉइल का जो कैपेसिटी है कि उसका थ्रू पानी पास कर जाए, कितना पानी पास कर सकता है, उस कैपेसिटी को बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो इसका सही आंसर परमिएबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना परमिएबिलिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि परमिएबिलिटी क्या हुआ, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, यानी कि इसके थ्रू कितना पानी पास कर सकता है, वो भी डिपेंड करेगा कितना वॉइड है उसके ऊपर। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाली स्थान का वॉल्यूम और टोटल मिट्टी का वॉल्यूम का रेशियो क्या है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, होलोनेस। होलोनेस क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग होलो। होलो मतलब क्या है, होलो मतलब एम्प्टी, हैविंग एन एम्प्टी स्पेस विद इन, यानी कि जो मिट्टी के अंदर एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस को ही हम होलोनेस बोल रहे हैं। उसका वॉल्यूम कितना, उसका रेशियो, उसके बारे में नहीं बोल रहा है। होलोनेस यानी कि अगर होलो नहीं रहेगा, पूरा सॉलिड रहेगा, तो उसमें कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, कोई पोरस नाम का चीज़ ही नहीं है, तो होलोनेस तो ख़त्म हो गया। अगर होलो है यानी कि एम्प्टी स्पेस है, उस स्टेट को ही बोलते हैं होलोनेस। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके साथ भी होलोनेस का कोई रिलेशन ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। होलोनेस मतलब क्या है कि मिट्टी के अंदर मान लीजिए पूरा कंपैक्ट होगा, कंपैक्ट मतलब उसमें कोई पोरस नाम का चीज़ नहीं रहेगा, कोई खाली स्थान यानी कि एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगा, पूरा कंपैक्ट, पूरा सॉलिड, तो उसमें होलोनेस नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ लूज ग्रेन्स रहेंगे उस सॉइल के अंदर, लूज ग्रेन्स रहेंगे, तभी तो वॉइड क्रिएट होगा, तभी तो उसमें होलोनेस आएगा। तो उस एम्प्टी स्पेस रहने का जो स्टेट है, चाहे वो पत्थर हो या मिट्टी हो, उस एम्प्टी स्पेस रहने का जो स्टेट है उसको ही बोलते हैं होलोनेस। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जितना पोर स्पेस है यानी कि वॉइड है, उस वॉइड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका टोटल वॉल्यूम का रेशियो को हम क्या बोलते हैं। तो इसके साथ होलोनेस का भी कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा चीज़ आ गया पोरोसिटी। पोरोसिटी यानी कि जो कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और पोर स्पेस। पोरस, जो पोरस यानी कि एम्प्टी स्पेस, उसका जो जितना भी एम्प्टी स्पेस उस मिट्टी के अंदर है, उस पोर स्पेस या वॉइड का जो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल और रॉक, इसको बोलते हैं पोरोसिटी। यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, समझ गए ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर है पोरोसिटी। पोरोसिटी यानी कि क्या हुआ कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड और पोर स्पेस इन ए रॉक टू इट्स टोटल वॉल्यूम, हो गया उसका पोरोसिटी। तो इसका सही आंसर हो गया पोरोसिटी। तो चौथा क्या है वो भी देख लेते हैं। चौथा है वॉइड इंडेक्स। वॉइड इंडेक्स मतलब कभी कभी सुनने को ऐसे लग रहा है कि पोरोसिटी और वॉइड इंडेक्स एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, पोरोसिटी एक अलग चीज़ है, वॉइड इंडेक्स एक अलग चीज़ है। हाँ, दोनों में कुछ क्या उसको बोलते हैं, दोनों में कुछ समानता है, यानी कि इक्वालिटी कुछ कुछ मिलता जुलता है पोरोसिटी और वॉइड इंडेक्स के बीच में, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं, अभी जाने कि पोरोसिटी मतलब क्या है कि मान लीजिए एक पत्थर या फिर एक मिट्टी के अंदर जितना एम्प्टी स्पेस है, जितना वॉइड है, जितना पोर स्पेस है, उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, उस मिट्टी या पत्थर का टोटल वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो जो दोनों का रेशियो है उसको बोलते हैं पोरोसिटी। उसको एन में डिनोट किया जाता है पोरोसिटी को, ठीक है, एन, स्मॉल एन में उसको डिनोट किया जाता है। और वॉइड इंडेक्स क्या है, वॉइड इंडेक्स रिलेशनशिप बताता है कि जो लूज पार्टिकल्स है उसके वजह से जो फ्री स्पेस जो क्रिएट हुआ है, उस फ्री स्पेस
और लूज पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करता है वॉइड इंडेक्स, जो जिसको कि हम लोग ई में डिनोट करते हैं। समझ गए? वॉइड इंडेक्स क्या है कि जो लूज पार्टिकल्स है उस सॉइल या पत्थर के अंदर जो लूज पार्टिकल्स रहेंगे तब जाके फ्री स्पेस क्रिएट होगा। तो उसके जो रिलेशन है लूज पार्टिकल्स और जो फ्री स्पेस, उसमें जो रिलेशन है उस रिलेशन को डिनोट करता है वॉइड इंडेक्स, जिसको कि हम ई में डिनोट करते हैं। और पोरोसिटी क्या है? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और पोर स्पेस इन ए रॉक टू इट्स टोटल वॉल्यूम, जिसको कि हम एन में डिनोट करते हैं। और ई और एन में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? ई इक्वल टू एन इंटू 1 प्लस ई। ई क्या हुआ? ई हो गया वॉइड इंडेक्स, एन क्या हुआ? एन हो गया पोरोसिटी। तो पोरोसिटी वॉइड इंडेक्स दो अलग चीज़ है, सुनने को ऐसे सेम लगता है, दोनों में एक रिलेशन है। क्या है? ई इक्वल टू एन इंटू 1 प्लस ई। ई क्या हुआ? वॉइड इंडेक्स, एन क्या हुआ? पोरोसिटी। तो जो इसमें जो सवाल पूछा है इस क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स और पोर स्पेस इन ए रॉक और सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम इज टर्म्ड एज डैश, इसका सही आंसर होगा पोरोसिटी। यानी कि एक पत्थर या मिट्टी के अंदर जितना भी खाली स्पेस है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका जो टोटल वॉल्यूम उस पत्थर का या मिट्टी का, इस रेशियो को बोलते हैं पोरोसिटी, जिसको हम एन में डिनोट करते हैं। और वॉइड इंडेक्स क्या है कि जो लूज पार्टिकल्स है उस सॉइल या पत्थर के अंदर जिसके वजह से खाली स्पेस या वॉइड क्रिएट हुआ है, उसका जो रिलेशन को डिनोट करता है वॉइड इंडेक्स, इसको हम ई में डिनोट करते हैं। और दोनों में रिलेशन हो गया ई इक्वल टू एन इंटू 1 प्लस ई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया पोरोसिटी, जो कि ऑप्शन सी में है। ओके, पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटालिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज डैश। The most abundant metallic element in the earth crust is dashed। अर्थ क्रस्ट में सबसे abundant metallic element, abundant मतलब हाईली अवेलेबल, यानी कि जो कि मात्राधिक क्वांटिटी में मिलता है, वो मेटालिक एलिमेंट क्या है अर्थ क्रस्ट के? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, गोल्ड, नॉन ऑफ दिस। देखिए, ज़्यादातर विनिंग वर्किंग में क्या होता है कि हम तो ऐसे 100% जो प्रिपेयर होके जाता है वो तो डेफिनेटली अच्छा करके आएगा ही, लेकिन जो लोग मतलब कुछ प्रिपेयर होते हैं, कुछ वहाँ जाके प्रॉक्सी मारते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ हम सुनाई बातों में ही गलती निकलता है। ठीक है, तो जैसे लगता है कि ऐसे हम अगर क्वेश्चन को ढंग से एनालिसिस नहीं करेंगे और सिर्फ इतना अबंडेंट का मतलब मात्राधिक यानी कि सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है वो तो समझ में आ गया। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, गोल्ड, इसमें क्या होता है कि हाँ ऑक्सीजन तो बहुत क्वांटिटी में मिलता है, यही हो सकता है करके डाल देते हैं। या फिर कोई बोलता है कि नहीं गोल्ड तो मिलता है, गोल्ड हो सकता है। इस टाइप का जिसको जो समझ में है आंसर दे के आ जाता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाता है और फेल होके आदमी आ जाता है। लेकिन इसमें एनालिसिस करने वाला बात क्या है? सबसे पहले तो इस चीज़ को देखिए, क्या है पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मेटालिक एलिमेंट, यानी कि वो मेटालिक एलिमेंट होना चाहिए। ऑक्सीजन मेटालिक एलिमेंट है क्या? नहीं। तो उसका क्वांटिटी कितना हो उससे हमको क्या मतलब है? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि मेटालिक एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट मेटालिक एलिमेंट। ऑक्सीजन एक गैस है, वो मेटालिक एलिमेंट है क्या? वो नॉन मेटल है। तो जो कि हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितना, अर्थ क्रस्ट में सबसे जो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में 46 पॉइंट समथिंग % में आता है। ठीक है, लेकिन वो नॉन मेटालिक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेटालिक एलिमेंट। तो ऑक्सीजन तो मेटालिक एलिमेंट ही नहीं है, वो नॉन मेटल है। तो ये ऑक्सीजन हमारा ऑप्शन में हट गया, यानी कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन हो सकता है उससे ऑक्सीजन ही हट गया, क्योंकि वो मेटालिक एलिमेंट ही नहीं है। दूसरा चीज़ है कैल्शियम के पास आते हैं। कैल्शियम एक अल्कालाइन अर्थ मेटल है।
ठीक है, जो कि 3.6% मिलता है अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम, ठीक है, 3.6% रहता है। गोल्ड को तो हम लोग जानते हैं बहुत वेरी लो परसेंटेज में वो अवेलेबल है। गोल्ड इतना कीमती क्यों है, इतना सारा मेटालिक चीज़ें हैं अर्थ क्रस्ट में, लेकिन गोल्ड का वैल्यू इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका क्वांटिटी उतना ज़्यादा नहीं है और बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, इसलिए उसका रेट ज़्यादा है। कोई चीज़ का कीमत ज़्यादा कब होगा, जब वो रेयरली अवेलेबल रहेगा, इसलिए गोल्ड का क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, इसलिए उसका रेट भी उतना इतना ज़्यादा है। तो जो हम सवाल जो पूछ रहा है कि मोस्ट अबंडेंट मतलब मात्राधिक, प्रचुर, सफिशिएंट, ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा मिलता है जो चीज़। तो गोल्ड तो ऐसे ही निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, गोल्ड निकल गया, कैल्शियम और एल्यूमिनियम 2 बच गया। तो कैल्शियम का जैसे मैं बोला कि 3.6% के आसपास उसका जो क्वांटिटी मिलता है अवेलेबल अर्थ क्रस्ट में, और एल्यूमिनियम जो कि अबंडेंट मेटालिक एलिमेंट है, जो कि लगभग 8.9% के आसपास मिलता है अर्थ क्रस्ट में। तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। तो मोस्ट अबंडेंट मेटालिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, जो कि 8.9% के आसपास है, ठीक है। आप अभी बोलेंगे कि ठीक है, अभी तो ये चारों दे दिया तो हमको समझ में आ गया, बाकी आप मान लीजिए ऑप्शन बदल देगा, तो ऑप्शन बदल भी देगा तो एल्यूमिनियम रहेगा, बाकी जो 3 चीज़ें वो बदल जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को आपको याद रखना है कि मोस्ट अबंडेंट मेटालिक एलिमेंट, जितना भी मेटालिक एलिमेंट है, ऑक्सीजन तो मेटालिक एलिमेंट ही नहीं है, वो नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन ऑप्शन में रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। और यही एल्यूमिनियम एक चीज़ है जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है, जो भी 8.9% है। बाकी जितना भी मेटालिक एलिमेंट वो बहुत कम रहता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का कंपैरिजन में। तो आपको एल्यूमिनियम को याद रखना पड़ेगा, ये सभी जियोलॉजी स्टूडेंट याद रखते हैं, क्योंकि हम लोग माइनिंग में ज़्यादातर उतना जियोलॉजी उसके ऊपर मतलब इंटरेस्ट देते नहीं है, इसलिए बहुत छोटा छोटा चीज़ भी हमको बड़ा लगता है। ये सबको हमको अभी पढ़ना है क्योंकि एग्जाम को पास करना है ना। तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटालिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि लगभग 8.9% के आसपास है। ओके, नेक्स्ट पार्ट को बढ़ते हैं। जियोलॉजिकल प्लान्स एंड सेक्शन शो द डैश, यानी कि जो जियोलॉजिकल प्लान एंड सेक्शन हम लोग माइंस में बनाते हैं वो क्या दिखाता है। जियोलॉजिकल प्लान सेक्शन में ये जो ऑप्शन में से, यानी कि बहुत सारी चीज़ दिखाता है, लेकिन ये जो ऑप्शन में से क्या क्या चीज़ हमको जियोलॉजिकल प्लान और सेक्शंस दिखाता है। ऑप्शन ए में क्या है, माइनेबल रिजर्व ऑफ द माइन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एट द सरफेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक। ई बोल रहा है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो जियोलॉजिकल प्लान एंड सेक्शन, सी और डी में क्या है, देखिए सी में क्या लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक यानी कि उसका कलर क्या है, उसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसको देख के हम लोग जो चीज़ समझ में आता है वो क्या, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे चीज़ है, उसका स्ट्रेंथ, उसका हार्डनेस, ये सब चीज़ बहुत सारे चीज़ है। तो हम जो जियोलॉजिकल प्लान एंड सेक्शन बनाते हैं उसमें उस रॉक या उस मिनरल का, उस और बॉडी का ना ही फिजिकल ना ही मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वो सब चीज़ हम जियोलॉजिकल प्लान सेक्शन देख के पता नहीं कर सकते। तो जियोलॉजिकल प्लान सेक्शन देख के हम क्या पता कर सकते हैं कि उस माइंस में माइनेबल रिजर्व कितना है, ठीक है, वो जियोलॉजिकल प्लान सेक्शन में शो होता है। दूसरा चीज़ है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसका क्या है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब फॉल्ट कहाँ है, फॉल्ट कहाँ है उसका, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब वही फॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कितना टाइप का फॉल्ट है, कितना टाइप का फॉल्ट है, किस टाइप का फॉल्ट का कारण क्या है, ठीक है। तो
किस टाइप का फॉल्ट क्यों होता है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इस टाइप का नेक्स्ट जो अभी बहुत सारे वीडियो आने वाला है इसके ऊपर ऑलरेडी बन चुका है, मैं धीरे धीरे उसको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो जियोलॉजिकल प्लान्स एंड सेक्शंस हमको क्या क्या दिखाता है, माइनेबल रिजर्व ऑफ द माइन, उस माइंस का माइनेबल रिजर्व कितना है वो जियोलॉजिकल प्लान सेक्शन देख कर हम पता कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि फॉल्ट कहाँ है, वो सब चीज़ के बारे में हमको डिटेल में जानकारी देता है जियोलॉजिकल प्लान एंड सेक्शंस। बाकी उसका जो फिजिकल ना ही मैकेनिकल कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में जियोलॉजिकल प्लान सेक्शन कोई भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द रॉक्स आर कॉल्ड एसिडिक इफ सिलिका परसेंटेज इज डैश। द रॉक्स आर कॉल्ड एसिडिक इफ द सिलिका परसेंटेज इज डैश। ये रॉक मतलब ये इग्नियस रॉक के बारे में बोल रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ना इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक सेडिमेंटरी, तो पर्टिकुलरली इग्नियस रॉक को क्लासिफिकेशन किया जाता है एसिडिक या बेसिक के ऊपर। तो ये जो बोल रहा है कि कोई भी इग्नियस रॉक को हम एसिडिक कब बोलेंगे, उसका सिलिका परसेंटेज कितना होने से हम उसको एसिडिक बोलेंगे। ऑप्शन क्या क्या है, लेस देन 45%, 45 to 55%, मोर देन 80%, मोर देन 60%। लास्ट बोल रहा है नॉट डिपेंड्स ऑन सिलिका, यानी कि कोई भी इग्नियस रॉक को हम लोग एसिडिक बोलेंगे वो सिलिका के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें से सही आंसर क्या है, ये भी देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि जियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये नया लग रहा है या फिर हमको जैसे लग रहा है नहीं रट्टा मारना पड़ेगा या फिर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जियोलॉजी को सही में उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, जो कि अभी हमको देना पड़ेगा तभी ना हम पास करेंगे। देखिए और इसके इम्पोर्टेंट विनिंग वर्किंग मेनली जियोलॉजी आप पढ़ाई कर लीजिए, और बाकी जो उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर 50-60%, सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास का बात कर रहा हूँ, 50-60 मतलब परसेंट अगर कैलकुलेशन समझ जाएंगे तो आपका ऐसा ही हो गया। कैलकुलेशन यानी कि बेल्ट कन्वेयर कैपेसिटी हो गया, ड्रैग लाइन का प्रॉब्लम हो गया, हमारा टाइम स्टडी जो करते हैं उसके ऊपर हो गया, या फिर हमारा पाउडर फैक्टर कैलकुलेशन हो गया। ये जितना कैलकुलेशन माइंस में ज़्यादातर हम लोग करते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर लगभग 40-50 क्वेश्चन आ जाते हैं 150 में से। तो उसके ऊपर हमको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और जियोलॉजी के ऊपर हम जितना पढ़ाई करेंगे हमारा विनिंग वर्किंग उतना स्ट्रांग होगा। बाकी जो मेथड जो माइनिंग मेथड ओपन कास्ट में उतना कोई भास्ट नहीं है, वो इजीली कोई भी कोशिश करेगा तो बहुत इजीली उसको पढ़ाई कर सकते हैं। तो विनिंग वर्किंग बहुत इजी है, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ लेजिस्लेशन ही रट्टा मारते रहते हैं, एक्ट रूल रेगुलेशन, इसलिए विनिंग वर्किंग का बात आता है तो हम घबरा जाते हैं। ओके, कोई घबराने के बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और धीरे धीरे आपको अपलोड करके दे दूँगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आता है कि द रॉक्स आर कॉल्ड एसिडिक इफ द सिलिका परसेंटेज इज, तो ऑप्शन में 45 से कम, 45 से 55 के बीच, मोर देन 80%, मोर देन 63%, नॉट डिपेंड्स ऑन सिलिका, यानी कि कोई भी पत्थर को एसिडिक या बेसिक हम बोलेंगे उसके साथ सिलिका का कोई रिलेशन नहीं है, ये बोल रहा है ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मोर देन 60%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पत्थर में सिलिका का परसेंट 63 से ज़्यादा होता है तब उसको हम एसिडिक पत्थर बोलते हैं। ओके, ये इग्नियस रॉक के इग्नियस रॉक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो एसिडिक बेसिक वाला चीज़ सिर्फ इग्नियस रॉक के बारे में ही लागू होता है। और इग्नियस रॉक क्या है, सेडिमेंटरी रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इसका एग्जाम्पल, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे वीडियो में इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमको क्या याद रखना है कि अगर सिलिका परसेंटेज एक इग्नियस रॉक में 63% से ज़्यादा होता है तो उस इग्नियस रॉक को हम लोग एसिडिक रॉक बोलते हैं। अगर 63 से कम है तो क्या बोलेंगे,
63 से कम है उसको हम ऐसा नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है अगर 45% से ज़्यादा हुआ सिलिका परसेंटेज, 45% से ज़्यादा और 63 से कम, यानी कि लगभग 45 से ज़्यादा अगर हुआ तो उसको हम बेसिक बोलते हैं, लेकिन 63 से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको एसिडिक बोलते हैं। इसको याद रखना है आपको। 45 से ज़्यादा हुआ यानी कि मोर देन हुआ तो इसको बोलते हैं बेसिक, लेकिन अगर 63 से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं एसिडिक। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बोल रहा है कि द रॉक्स आर कॉल्ड एसिडिक इफ द सिलिका परसेंटेज इज 60 मोर देन 64%, यानी कि 63% से अगर ज़्यादा सिलिका परसेंटेज पत्थर में रहा, इग्नेस पत्थर में, आग्नेय शिला बोलते हैं ना, तो उस पत्थर को हम लोग एसिडिक रॉक बोलते हैं। लेकिन अगर 45 से अगर ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं बेसिक, लेकिन 63 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 63% से अगर ज़्यादा सिलिका परसेंटेज रहता है तो उसको बोलते हैं एसिडिक स्टोन, एसिडिक रॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डनेस ऑफ ए मिनरल इज डिफाइंड एज डैश। ये भी देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हार्डनेस के बारे में कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है हार्डनेस क्या है, समझते भी हैं, लेकिन जब उसका डेफिनेशन का ऊपर आते हैं तो हम जो सुना सुनाए बातें या फिर हम जितना समझते हैं अपने तरीके से उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं और फेल हो जाते हैं। हार्डनेस ऑफ ए मिनरल इज डिफाइंड एज, एक मिनरल का हार्डनेस का मतलब आप क्या समझते हैं? ऑप्शन क्या बोल रहा है? एबिलिटी टू स्क्रैच अदर सब्सटेंसेस, कोई दूसरा चीज़ों को कितना वो स्क्रैच कर सकता है, उसका एबिलिटी को हार्डनेस बोलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड कंप्रेशन, कंप्रेशन को विथस्टैंड करने का जो स्ट्रेंथ है, कंप्रेशन यानी कि मान लीजिए उसको हम प्रेस करेंगे तो कितना वो विथस्टैंड कर सकता है उस कंप्रेशन को, उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं हार्डनेस। तीसरा बोल रहा है रेजिस्टेंस टू अब्राशन इन इट्स सरफेस, यानी कि उसका सरफेस के ऊपर अगर आब्रासन करेंगे यानी कि स्क्रैच करेंगे तो कितना रेजिस्ट कर पाता है, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं हार्डनेस। चौथा बोलता है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी। पांचवा बोल रहा है नॉन ऑफ दिज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो सिंपल है। हार्डनेस के बारे में सब लोग हम जानते हैं हार्डनेस क्या है, समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसा करना है, हार्डनेस क्या है एक मिनरल का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कोई कोई ऑप्शन ए भी अभी सोच रहा होगा, वो गलत है। ऑप्शन सी, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन होते हैं, ऑप्शन बी में तो उतना कन्फ्यूजन नहीं होते होंगे मेरे ख्याल से। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कन्फ्यूजन होता होगा, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस आप खुद दिमाग में लाइए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? एबिलिटी टू स्क्रैच अदर सब्सटेंसेस, यानी कि कोई दूसरा पत्थर रखा गया, उसको अगर हम स्क्रैच करने को कोशिश करेंगे उस पत्थर से जिसका हम हार्डनेस का बात बोल रहे हैं, तो कितना एबल है उसको स्क्रैच कर पाने में, उस एबिलिटी को बोलते हैं हार्डनेस। लेकिन ये गलत है। हम रेजिस्टेंस पावर है उसका, यानी कि हार्डनेस मतलब क्या है कि जिस पत्थर का हम हार्डनेस का बात बोल रहे हैं उस पत्थर के सरफेस के ऊपर अगर हम आब्रासन करेंगे, आब्रासन मतलब रगड़ के उसका जो फ्री ग्रेन को निकाल देना, यानी कि घिस के, जिस पत्थर का, मान लीजिए एक पत्थर हम हाथ में लिए, उसका हार्डनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे किसी को घिसना नहीं, दूसरा किसी चीज़ को उसके ऊपर घिसना है। तो उसका जो रेजिस्टेंस है कि उससे फ्री ग्रेन नहीं निकल जाए, उसका जो रेजिस्टेंस एबिलिटी है उसको बोलते हैं हार्डनेस। तो ए और सी के बीच में डिफरेंस समझ में आया? ए में बोल रहा है उसी पत्थर को लेके दूसरे चट्टान के ऊपर, दूसरे पत्थर के ऊपर घिसेंगे तो उसका जितना एबिलिटी है स्क्रैच कर पाने को, उसका हार्डनेस, उसको बोलते हैं हार्डनेस, जो कि ए बोल रहा है वो गलत है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि उससे किसी को घिसना नहीं है, उसके ऊपर दूसरा किसी चीज़ को घिसना है और उसका जो रेजिस्टेंस पावर है कि फ्री ग्रेन ना निकल जाए उसमें से, उस रेजिस्टेंस पावर को बोलते हैं हार्डनेस। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। समझ गए ना ए और सी के बीच में क्या डिफरेंस? ए क्या बोल रहा है?
ए बोल रहा है कि मान लीजिए एक पत्थर का नाम है, मान लीजिए अल्फा, ठीक है, मान लीजिए पत्थर का नाम है अल्फा। उस अल्फा पत्थर को लेके हम दूसरा किसी पत्थर के ऊपर घिसेंगे तो उस दूसरा चीज को घिस पाने के लिए उसका जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं हार्डनेस। ये ऑप्शन ए बोल रहा है जो कि गलत है। लेकिन सी क्या बोल रहा है, उस अल्फा को हम घिसेंगे नहीं, उसका ऊपर घिसेंगे, यानी कि दूसरा कोई एक पत्थर लाएंगे उसका ऊपर हम घिसेंगे तो उस अल्फा का जो रेजिस्टेंस पावर होगा कि अपने ऊपर सरफेस के ऊपर कोई स्क्रैच ना करवाने ना दे, उस रेजिस्टेंस पावर को बोलते हैं हार्डनेस। समझ में आया? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एन एसिडिक एंड बेसिक इग्नियस रॉक इज बेस्ड ऑन, इसके ऊपर तो अभी डिस्कस किया हम लोग। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन एन एसिडिक एंड बेसिक इग्नियस रॉक इज बेस्ड ऑन दैस फॉस्फेट परसेंट, ग्रेन साइज, सिलिका परसेंट, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर अभी हम डिस्कस किए कि कोई भी इग्नियस रॉक में अगर सिलिका परसेंटेज 63% से ज़्यादा रहता है तो उसको बोलते हैं एसिडिक रॉक। लेकिन अगर 45 से ज़्यादा है सिलिका परसेंटेज लेकिन लेस देन 63 है उसको बोलते हैं बेसिक रॉक। तो किसके ऊपर डिपेंड किया, बेसिक है कि एसिड हुआ, वो सिलिका परसेंटेज के ऊपर डिपेंड किया। तो वही बोल रहा है ये क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन एन एसिडिक एंड बेसिक इग्नियस रॉक इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि हम डिसाइड करें कि एसिडिक इग्नियस रॉक है या बेसिक इग्नियस रॉक है। तो अभी जैसे डिस्कस किए कि 63% सिलिका परसेंटेज से अगर ज़्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं एसिडिक, लेकिन 45 से ज़्यादा लेकिन 63 से कम, ज़्यादातर 45 से 55 ऐसे बोला जाता है, यानी कि 45 से ऊपर अगर हुआ तो उसको बोलते हैं बेसिक, लेकिन 63 से अगर ज़्यादा परसेंटेज में सिलिका रहा उसको बोलते हैं एसिडिक। तो ये डिपेंड करता है सिलिका परसेंटेज के ऊपर, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। डिफरेंस बिटवीन एन एसिडिक एंड बेसिक इग्नियस रॉक इज बेस्ड ऑन सिलिका परसेंटेज। मैं ये चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपका समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बार मेरा वीडियो देख लेंगे तो जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जाम क्या कभी भी भूलना नहीं है, इसीलिए मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ। आप हेडफोन लगा दीजिए, ईयरफोन लगा दीजिए, ठीक है, और इसको सुन लीजिए एक बार। जितना भी सवाल हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं बोला कि इग्नियस रॉक का बेसिक है या एसिडिक है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिलिका परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। सिलिका परसेंटेज अगर 63% से ज़्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं एसिडिक इग्नियस रॉक। सिलिका परसेंटेज अगर 45 to 55 के अंदर रहा, यानी कि 45 से ज़्यादा रहा तो उसको बोलते हैं बेसिक इग्नियस रॉक। ओके, तो ये डिपेंड करता है सिलिका परसेंटेज के ऊपर। तो दोस्तों ये था आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विनिंग वर्किंग रिलेटेड, जो कि बोथ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह वीडियो आगे मैं अपलोड करता रहूँगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे मैं बोला कि मेरा जो चैनल है माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू, अभी वो विनिंग वर्किंग भी इसमें ऐड हो चुका है। तो जो भी सब्सक्राइब नहीं किए अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में आपका गुड जो वेल विशर्स के बीच में उसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।